नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत। देखिए, जुडिशरी एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो डिग्निटी को हासिल करता है, साथ ही साथ में न जाने कितने लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम अचीवमेंट भी बना हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर इन चीजों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक वाला होता है। और हमें ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, दूसरों की इन्हीं चीजों से सीखना है जो चाहिए। तो एक नया इनिशिएटिव जो है लिंकिंग लॉस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने वाले धर्मवीर सिंह, जिनका ओबीसी कैटेगरी में रैंक 14 आया है, इनसे मॉक इंटरव्यू के दौरान जो कोई सवाल पूछे गए थे वो आप एडवांस में ऑब्जर्व कीजिए और फिर देखिए इनकी परफॉर्मेंस किस जो तरीके कि से रही। अपने आप में अपनी मेहनत पे इतना भरोसा करते थे कि शायद किस्मत को भी मजबूर होना पड़ा कि इनको रोकना नहीं है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। और आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि जब मॉक इंटरव्यू चल रहा हो तो ये इन कैंडिडेट्स का नहीं हो, ये आपका खुद का चल रहा हो। इस तरीके से इमेजिनेशन करके इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले पाएंगे। तो इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे। और भविष्य में जब आप अपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी करें या अपने मेंस एग्जाम को प्रिपेयर करें, प्रीलिम्स एग्जाम को प्रिपेयर करें, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो धर्मवीर सिंह जी से जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि आपका अपनी लाइफ में विजन क्या है, व्हाट्स योर विजन इन योर लाइफ। क्या विजन में और ड्रीम में इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? अगर मान लीजिए कहीं पर किसी चीज के बदले में, किसी सर्विस के बदले में फी चार्ज की जाती है, तो वहां पर अगर सर्विस में डेफिशिएंसी हो तो आप क्या कर सकते हैं? और मान लीजिए कहीं पर अगर किसी सर्विस के अगेंस्ट में फी चार्ज नहीं की जा रही है और वहां पे सर्विस के अंदर कमी है, सेवा में कमी है, सर्विस में डेफिशिएंसी है, तो क्या एंगल रह सकता है? When did you make it your goal to enter the judiciary? मतलब आपने जुडिशरी में आने का जो है गोल अपनी लाइफ में कब सेट किया था? क्या ये आपने 11th क्लास से ही डिसाइड कर लिया था? आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको इन्फोर्स किया कि आप जो है जुडिशरी के प्रति इंक्लाइन हो जाएं? अगर आप 11th में साइंस चूज करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपका जो मैटर है वो जुडिशरी से कनेक्टेड नहीं है? मतलब पीसीबी, पीसीएम जो आपके सब्जेक्ट है उनका जुडिशरी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो आपको, अगर आपने पीसीबी पीसीएम लिया है तो आपको जाना चाहिए था इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, डॉक्टर के फील्ड पर। तो व्हाई यू डिसाइडेड टू मूव अहेड फॉर जुडिशरी? तो अब आपने कहीं कि ये रियलाइज नहीं किया है कि आपने साइंस कर रखी है और अब आप जुडिशरी में आए, तो ये अपने आप एक मिस्टेक हो गया आपकी लाइफ का। चलिए, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्रिजम्पशन, उपधारणा। ये क्या होता है? अगर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है तो इस बर्डन ऑफ प्रूफ को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? ऑनर्स ऑफ प्रूफ, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? क्या इन दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ में और ऑनर्स ऑफ प्रूफ में? मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से धक्का देता है और आपको किसी भी तरह से अलग से कोई प्रोवोक नहीं कर रहा है, सिंपली ही इज पुशिंग यू, तो क्या ये इसने कोई ऑफेंस किया है क्या? क्या सिंपली धक्का देना ऑफेंस है क्या? तो अब बताएं आप, सेक्शन 352 आईपीसी क्या कहता है? एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने देते हैं कि आप एक सिविल जज हो और आपके कोर्ट में यू अनाउंस द नेक्स्ट डेट टू गिव योर डिसीजन, एट द सेम टाइम एन एप्लीकेशन कम दैट यू वांट टू री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। तो आप क्या करोगे वहां पर? आपने नेक्स्ट डेट दे रखी है अपना डिसीजन देने के लिए और उसी समय पार्टी ने एप्लीकेशन लगा दी किसी विटनेस को री एग्जामिन करने के लिए। तो क्या यहाँ पर आप उसको री एग्जामिन अलाउ कराओगे? एज ए सिविल कोर्ट आपके पास ये पावर है। डू यू रिमेंबर ऐसा कोई फेमस केस जो कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड हो? टिल विच स्टेज, टिल व्हाट स्टेज द प्लांटिफ कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट? कौन सी स्टेज तक जो है वादी कोर्ट में दस्तावेज सबमिट कर सकता है?
ये जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है, इसके संबंध में कोई आपको कोई लैंडमार्क जजमेंट याद आ रहा है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन, ये किसी तरह का कोई लैंडमार्क जजमेंट है इसके बारे में आपकी जानकारी में? क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 73 है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, लाइक सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग? तो ये सारे सवाल पूछे गए थे धर्मवीर जी से। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं इन सवालों का लेवल और चेक करते हैं कि इन्होंने क्या आंसर दिए, और आप अगर इनकी जगह पर होते तो आप इस मॉक इंटरव्यू का बेनिफिट किस तरीके से लेते? Yeah. First of all, Dharam Singh, let me know what's your vision in your life? सर मुझे जज बनना है सर। ये विजन है या ड्रीम है आपका? सर ड्रीम। ड्रीम और विजन में कुछ अंतर भी होता है। सर विजन को सर हिंदी में क्या? विजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विजन को कहते हैं दूरदृष्टि। दृष्टि क्या है आपका, आपके जीवन की दृष्टि क्या है? सर जीवन की दृष्टि ये है कि न्यायपालिका की सेवा, यहाँ पे समाज की सेवा की जाए। नहीं, दोनों में से एक की सेवा की जाएगी ना, या तो न्यायपालिका की सेवा करोगे या समाज की करोगे। सर समाज की सेवा, न्यायपालिका की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी की जा सकती है। अच्छा, जहाँ पे शुल्क लिया जाता है वहां सेवा होती है क्या? जी सर, वर्तमान समय में सर यदि सेवा की जाएगी सर बिना शुल्क के, तो सर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ सर। नहीं, तो अब मेरी एक बात बताएं कि जो शुल्क के साथ सेवा दी जा रही है और जो शुल्क के बिना दी जा रही है, दोनों को ही सेवा ही कहा जाएगा या कुछ हमें कानूनी रूप से उसमें अंतर करना चाहिए? सर दोनों ही सेवा है सर। अच्छा, तो ये आपने अपना ये लक्ष्य कब बनाया न्यायपालिका में जाने का? सर मेरा सर पहले से ही सर तय था सर, जब मैं 11th में था सर तब से ही। उसके बाद फिर मैंने लॉ किया सर। आप 11th के टाइम से आपने डिसाइड कर रखा था? यस सर। तो उसमें ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है, आपको कैसे लगा कि आपको ये न्यायपालिका में जाना है भविष्य के अंदर? 11th में आप क्या कर रहे थे, कॉमर्स में थे, आर्ट्स में थे या साइंस में थे? साइंस में सर। साइंस में थे, तो यानी कि आपने 11th में साइंस चूज किया। तो फिर कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मामला तो न्यायपालिका से कनेक्टेड था नहीं? पीसीबी था या पीसीएम था? पीसीएम। पीसीएम था ना? तो फिर तो आप तो इंजीनियरिंग लाइन में जाते, इंजीनियरिंग का तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है लॉ वालों से। तो जी क्या सर। रीजन क्या रहा? अब आप कह रहे हो 11th तक आपका मामला क्लियर था, तो फिर 11th में आपने साइंस क्यों चूज किया? सर मतलब 11th के बाद हुआ सर, जैसे मेरे फादर सर एडवोकेट हैं सर, तो हम्म। वहां से मुझे लगा हुआ सर, मेरे फादर के फ्रेंड है एक, वो सर उस समय जुडिशरी में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको देखकर सर मुझे मोटिवेशन आया कि मुझे भी जज बनना चाहिए। नहीं, फिर आपको एहसास नहीं हुआ कि साइंस की फील्ड में तो गलती कर ली मैंने, ऐसा कुछ एहसास हुआ क्या? सर नहीं सर, वहां भी मैंने मेहनत की सर, और अच्छे मतलब अच्छे तरीके से 12th किया सर। हम्म। चलिए, अब बताइए किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर आपकी कमांड अच्छी है आपके अकॉर्डिंग? सर वैसे मेरी सारी सब्जेक्ट्स पर कमांड अच्छी है, जो हम्म। सिविल जज के 12 सब्जेक्ट हैं सर। हम्म। एविडेंस एक्ट पर मुझे लगता है मेरी कमांड ठीक है थोड़ी। एविडेंस लॉ पर आपकी कमांड अच्छी है। चलिए, एविडेंस लॉ के अंदर एक शब्द आता है प्रिजम्पशन, उपधारणा। जी सर। ये शब्द क्या होता है? सर जब न्यायालय किसी व्यक्ति के पक्ष में अवधारणा कर लेता है, तो सर उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है, वो अदर पर्सन पे चला जाता बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है? है। यस सर। बर्डन ऑफ प्रूफ को हिंदी में क्या कहेंगे? सबूत का भार। तो और ऑनर्स ऑफ प्रूफ को? सर उसको भी सबूत का भार ही कहते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर होता है? यस सर। सर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो सर हमेशा, जैसे कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पर रहता है,
और सर जो ऑनर प्रूफ है वो सर शिफ्ट हो जाता है। मैम प्लीज। मैम अनम्यूट योरसेल्फ। आप कहीं पे खड़े हुए हैं पार्टी में और आपको एक बंदा बिना किसी प्रोवोकेशन के धक्का दे रहा है, तो क्या ये ऑफेंस है? और ज्यादा जोर से धक्का नहीं दिया आपको, धीरे ही दे रहा है पर धक्का मार रहा है आपको। सर मैम वैसे तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये सर मैम ऐसे तुच्छ अपराध है जिनकी जो सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति है वो सामान्यतः शिकायत नहीं करता है। हम्म। नहीं, लेकिन अगर आपको ये जैसे कोई डिग्निटी वाला बंदा है, आप ना सही, कोई और बंदा है, जैसे कोई नेता है, उसको धक्का मुक्की की जा रही है, तो वो किस सेक्शन में जाके कहेगा कि मेरे साथ ये हुआ है? क्या ये ऑफेंस है उस बंदे के अगेंस्ट? यस मैम, ये मैम सेक्शन 352 इंडियन पेनल कोड के तहत ऑफेंस होगा। बताइए क्या है वो। जी मैम, आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब मैम गति परिवर्तन हुआ है सर उसमें, और उसने जो ऐसा है वो किसी मतलब दूसरे को छो करने की आशय से किया है। अच्छा ठीक है। आप सिविल जज हैं, आपकी कोर्ट में आपने एक फैसला नेक्स्ट डेट को देने के लिए डेट दी है कि जजमेंट नेक्स्ट पे प्रोनाउंस किया जाएगा। उसी टाइम एक एप्लीकेशन आती है कि विटनेस को री एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अलाउ जी करेंगे, मैम। डिसअलाउ करेंगे, क्या करेंगे आप? जी मैम, यदि ऐसा लगता है कि मामले की गुणागुण पर प्रभाव पड़ेगा तो सर मैम उसका री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। मीन्स यू आर एम्पावर्ड टू डू सो और यू आर नॉट एम्पावर्ड टू डू सो, मतलब आप कर सकते हो, कोर्ट को ये पावर है कि ऐसा कर सकती है कोर्ट, एक जज ऐसा कर सकता है, सिविल जज? मैम यदि मैम क्या, क्षमा कीजिए, आप अपना प्रश्न रिपीट करते हैं। क्या सिविल जज एम्पावर्ड है कि जजमेंट पे पोस्ट हो चुका है केस और इस टाइम री एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को यस कर दे कि हाँ जी बुलाइए, एप्लीकेशन अलाउ की जाती है? सॉरी मैम, ऐसा कोई प्रोविजन मुझे याद नहीं आ रहा। सीपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है? नो मैम। कोई बात नहीं। अच्छा, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे कोई फेमस केस लो याद है आपको? काफी फेमस है। जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट। अच्छा, प्लेंटिफ किस स्टेज तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है कोर्ट में जिन पे वो रिलाई कर रहा है? जी मैम, विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पहले। उसके बाद में नहीं? उसके बाद में मैम जो रूल है मैम 13(1) में, ऑर्डर 13 रूल 1 में, वो यही है कि जो मूल दस्तावेज हैं वो विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व पेश किए जाएंगे। 13 में? किंतु यदि मैम उस समय वो उसके कब्जे में नहीं है या फिर वो किन्हीं कारणों उन्हें पेश नहीं कर सकता है तो वो न्यायालय की अनुज्ञा से उनको लेटर स्टेज पर भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है मीनाक्षी। धर्मवीर जी, आप मेरे को बताइए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर और अचानक प्रकोपन था, कौन सा इससे एकदम रेलेवेंट केस कौन सा है, इंपॉर्टेंट केस? सॉरी मैम, मुझे केस लॉ भी याद नहीं आ रहा है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ये सिद्धांत है जी मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है इसका मतलब? जी मैम, किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपराध नहीं है, और उससे ज्यादा शास्ति उस पर आरोपित नहीं की जाएगी जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उपबंधित है। तो इसका क्या कोई अपवाद है? इंटरप्रिटेशन में कहीं आपने पढ़ा हो कि इसका एक्सेप्शन है कोई? जी मैम, मैंने ऐसा कोई अपवाद नहीं पढ़ा है इसका। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए कि जो आत्म अभिशंसन का सिद्धांत है जी मैम। उसका लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है? जी मैम, उस पर सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का है मैम। अच्छा, इसमें क्या क्या सिद्धांत दिए गए थे, किस चीज को प्रोहिबिट करा था, क्या यस गाइड? मैम, इसमें मैम अभियुक्त की अनुज्ञा से
ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा सकता है। तो ये 73 ये जो सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस का, क्या ये इसका वायलेशन नहीं करता? 20 क्लोज 3 का, वहां पे नमूना हस्ताक्षर देते हैं, तो ये क्या वायलेशन नहीं है? मैम न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि मिलान किया जाना चाहिए तो सर वो मैम 73 में वो ले सकता है नमूना हस्ताक्षर। मैम ये न्यायालय की शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां कह सकते हैं इनको, जिसके तहत वो ये काम करता है। नहीं, चलो ठीक है। धर्मवीर सिंह जी, अब मैं आपके फीडबैक सेशन पे आऊँगा। पूरे बोर्ड के बिहाफ पर जो जो पॉइंट हम लोगों ने नोट किया वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो आपने मुस्कुराहट लास्ट में लेके आए हो ना, ये पूरे सेशन में कहीं नहीं दिखी। ऐसा क्यों? देखो सर जितना जितना नैसर्गिक तरीके से, जितना नेचुरल तरीके से आप किसी भी चीज को डील करोगे ना, उसका परिणाम उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमेशा याद रखो। आपका नॉलेज कभी भी आपके मुस्कुराहट से गायब नहीं होगा। आपकी कानूनी पहलू पर कमांड मुझे अच्छी लगी व्यक्तिगत रूप से, है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि उस मामले में आपको कोई डिफीट नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहिए, बोर्ड को जो है आपके इस मामले इंप्रेस होगा ही होगा। हाँ ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट अगर कोई आप नहीं बता पा रहे हो तो इसमें कोई आपका कोई बड़ा कमी वाली बात नहीं है, लेकिन एकदम सख्ती से रहना, थोड़ा सा हमें ह्यूमिलिटी, लिबर्टी, सबमिसिव एटीट्यूड भी रखना होता है। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा मुस्कुराहट तरीके से उसको आप डील करें। ठीक है, और आप जो ये मस्टेक मेंटेन कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा ग्रूम करके जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जी या सर। फिर या जो आप मस्टेक, ये जो आप मूछ मेंटेन कर रहे हो ना, इसको या तो आप यस सर। ग्रूम करके जाएं, या तो ग्रूम करके जाएं, और या फिर जो है आप इसको पूरा हटा ही दीजिएगा, वो आपका चॉइस है। ठीक, तो आप उसको ग्रुप जोड़ मतलब सर? ग्रूम मतलब होता है कि वो आप अपने नाई से पूछे, वो आपको बेटर तरीके से बताएगा और इसको प्रॉपर तरीके से, मतलब जितना हम एक प्रोफेशनल तरीके से, यहाँ पर आप तय एकदम करके। सिंगम बन के जा रहे हो, है ना, पूरी यस मूछों सर। को नीचे लेकर आगे वगैरह वगैरह। ठीक, यस तो सर। इसको थोड़ा सा और आप इसको क्या कहते हैं, एकदम प्रोफेशनल वे के अंदर इसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेंटेन करना ही चाह रहे हैं तो। सर लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपके पास कई मौके थे जहां पर आप पूरी सिचुएशन को डील कर सकते, तो वो आपने मिस कर दिए। जब मैम ने आपसे सवाल पूछा कि भाई नेता के साथ धक्का मुक्की हो रही है, तो इस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन इतनी बेहतर दे सकते थे कि इंटरव्यू बोर्ड को इंप्रेस भी किया जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद यहाँ पे मेरा जवाब कुछ इस तरीके से होता कि मैम निसंदेह अगर नेता के साथ में धक्का मुक्की की जा रही है, किसी भी व्यक्ति के साथ, पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता नेता है या कोई और थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके साथ अगर धक्का मुक्की हो जाती है तो ये निर्भर करता है कि धक्का देने वाले व्यक्ति का मंतव्य क्या था। यहां पर अगर उसका मंतव्य कहीं के रूप से उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाना था, तो उस प्रसंज्ञान को, उस केस को हम लोग जो है धारा आपके 350 में परिभाषित आपकी जो क्रिमिनल फोर्स है, आपराधिक बल है, उसकी श्रेणी में लाके उसको हम दंडित कर सकते थे 351 के तहत, 352 के तहत, है ना। अब ये बात कहते, ये आपका एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर सर वहां पर उसका मंतव्य इस तरीके से नहीं है, कोई क्षति पहुंचाना नहीं है, तो धारा 95 भारतीय दंड संहिता के तहत ये एक लघु मामला बनता है जिसके प्रति किसी तरह का प्रसंज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसको एक सामान्य अपवाद की श्रेणी में रखते हुए मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है कि यहां पर किसी तरह का कोई अपराध है जो नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से दो बातें बताते कर सकते थे ना, आपको दोनों सेक्शन की जानकारी तो थी, जानकारी थी, फर्क किसका रह गया, प्रेजेंटेशन का रह गया। ओके, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो आपका मुख्य इंटरव्यू होगा उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। जहां पर आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हो वहां पर करिए, ऐसे सवालों को बहाना बनाओ डील करने का। ओके, तो ये बेसिक चीजें। बाकी जैसे कभी भी है ना, ये मत बताओ कि मेरा तो पहले से ये मामला था, पहले से कैसे होता है, स्पेसिफिक जवाब दो। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई न्यायपालिका में जानने का आपका विजन कब से है, अभी बेसिक की बात आप कह रहे हो कि मेरे को विजन का हिंदी अर्थ बताओ, नहीं, ये तो आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि ऐसे शब्द जो बड़े ही सामान्य होते हैं, बहुत ही सामान्य होते हैं, इनका तो आपको जानकारी होना चाहिए। इसका हिंदी अंग्रेजी मीडियम से कोई फर्क नहीं है ना। कई तरह की आज के भारत में की क्लासेस चलती, विजन क्लासेस के नाम से क्लासेस चल रही है, तो इतना, ये तो बहुत बेसिक जानकारी है, तो इसका मतलब आप नजरअंदाज करते हो इन शब्दों को। अच्छा, तो वहां पर आप थोड़ा सा पहले से ये इस बात को आप स्पष्ट नहीं कर पाए,
आप 11वीं से आपने प्लानिंग बनाया, थोड़ा और बढ़िया से करते। ये इसके जगह जवाब ये होना चाहिए कि जब से मुझे इस बात की समझ रही है कि क्या सही और गलत का जब से निर्णय लेने की क्षमता मुझे डेवलप हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं न्यायपालिका सामाजिक एक आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। फिर न्यायपालिका की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। अरे भाई, न्यायपालिका के माध्यम से समाज की न्याय सेवा में न्याय डिलीवर करने की सेवा जो करूंगा, ये बात आपको कहनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप Yes, sir. सामान्य बातों में जरूर उलझे, बाकी आप कानूनी पहलू पर मुझे उलझे हुए नहीं दिखे। ठीक है डियर, तो ये जो आपके पास मॉक इंटरव्यू का आपके पास क्लिप आएगा, इसको अच्छे से देखना 4-5 बार। शाम तक टीम जो है आपको इसको शेयर करेगी, और आपने शायद पीछे चार्ट्स वगैरह भी लगा रखे हैं, आप उनकी भी सहायता लेते ही होंगे। ओके, Yes, तो sir. इन पे थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाएं और वर्कआउट कीजिए। ठीक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो अहेड। थैंक यू। Sir, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जो सर मेरा ड्रेसिंग है जो सर, ठीक है सर? योर ड्रेसिंग परफेक्ट, योर हेयर स्टाइल इज ओके, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मस्टैक में, अगर मस्टैक में आप कंफर्टेबल है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है ना। मुझे ऐसा लगा शायद इसमें ग्रूमिंग हो सकता है, लेट्स, वो आप देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। बस आपकी जो बॉडी गेस्चर है वो मेरे को ठीक है, आप एकदम सीरियस लाला जी की तरह बैठे रहे थे, वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। यहाँ पर अपन फ्लेक्सिबल, हाँ ये हुई ना ये बात, ये थोड़ा आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हो तो मुस्कुरा के करो, एक अलग इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिविटी वाइब्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना धर्मवीर sir. सिंह जी, इसको फॉलो जी कीजिए। सर। क्या आप लिंकिंग लॉ से तो जुड़े हुए हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो आप? यस सर। कैसे कनेक्ट होते हो आप लिंकिंग लॉ से, कब कनेक्ट हुए? यूट्यूब पे सर, मेरे को पहले सर पता नहीं था। अभी सर हम्म मेरे को इंटरव्यू के टाइम पे ही मेरे दोस्त ने बताया, जो मेंस के बाद, तब से मैंने हम्म सर देखना शुरू किया है। चलिए, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, उसके अंदर आपको कुछ खल्लास क्लासेस मिलेगी जो आपके लास्ट टाइम में रैपिड आपको हेल्प करने में, रिवीजन करने में हेल्प करेगी, उनको आप यस जरूर सर। देखें ताकि आपको हेल्प करूँ। ओके डियर, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर किस तरीके से कैंडिडेट्स ने अपने लेवल की परफॉर्मेंस की। अब इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा कमेंट करें जो कहीं न कहीं इन कैंडिडेट्स की डिग्निटी को हर्ट करे, इन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखो, हम ह्यूमन नेचर के प्राणी हैं। मॉक इंटरव्यू को कई बार हम लोग क्या करते हैं, मॉक की तरह ट्रीट करते हैं, उसको जो है एक रियल टाइम इंटरव्यू की तरह फेस नहीं कर पाते। कई रीजन होता है इसके पीछे। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जिस टेम्परामेंट के साथ में कैंडिडेट ने मॉक इंटरव्यू दिया हो वही टेम्परामेंट हो उसी समय जब उनका रियल टाइम इंटरव्यू चल रहा हो। इसलिए हमें कभी भी इन कैंडिडेट्स की मॉक ट्रायल के बेसिस पर इनकी परफॉर्मेंस को जो है इवेल्यूएट नहीं करना है। ये मॉक इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। और एक चीज मैं आपसे और चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में इन कैंडिडेट के लिए स्पेशल कॉम्प्लीमेंट आप जरूर लिखें, क्योंकि इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को आपके सामने रखा है ताकि आप लोग जो हैं अपने आप से इंस्पिरेशन ले सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इनिशिएटिव आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू।